बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। वॉमिटिंग, डायरिया, हीट स्ट्रोक, गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाना। पसीने की वजह से जो है आपकी स्किन पे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं और उनमें हम्म। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है। जो वाइट पैच पड़ गया है बच्चे के गाल पे, कोई धब्बे पड़े हुए हैं वाइट कलर के, वो कैल्शियम की कमी है। देयर इज नो साइंटिफिक बैकग्राउंड फॉर दैट। डायरिया के ट्रीटमेंट का सबसे बेसिक जो फाउंडेशन मैं कहूंगी वो डिहाइड्रेशन है। एक वॉमिटिंग होने के बाद अगली वॉमिटिंग फौरन हो जाना, ये वो डेंजर साइंस है जिसमें 3 महीने से छोटे बच्चे का घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना। छोटे छोटे सिप्स में पानी लेना ज्यादा इफेक्टिव है बजाय इसके कि हम बच्चे को 2 घंटे के बाद 2 ग्लास पानी पिला दें। हमारे पास डॉक्टर्स बहुत कम और मरीज बहुत ज्यादा हैं। ऐसी सूरत में इस चीज को ओवरकम करने के लिए टेली हेल्थ एक बहुत अच्छा रास्ता है। किसी के हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो वो फौरी तौर पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट टेली हेल्थ कर देगा। अगर आपने कोई फ्रोजन फूड बच्चे को देना है तो आइडियली फ्रीजर से निकल के वो रेफ्रिजरेटर में जाना चाहिए। 6 साल से छोटे बच्चों में फ्रोजन फूड को जितना ज्यादा रोक सकते हैं उतना रोकना चाहिए। गर्मियों में बच्चों की स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल, बच्चे को सोने से आधा पौना घंटा पहले बच्चे को नहला देना है। जैसे ही हम बच्चे को नहलाते हैं बच्चे की स्किन का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। गर्मियाँ शुरू होते ही मेरे तो नाक पे गुस्सा चढ़ जाता है, मुझसे तो कोई बात भी ना करे। असल गर्मियाँ तो बचपन की थी। स्कूल से आए, बैग फेंका, फ्रेश हुए और दादी के साथ बैठ के ठंडे-ठंडे खरबूजे खाए। बट अब तो सिचुएशन ही टोटल डिफरेंट हो गई है। नाउ आई एम अ मदर, तो मुझे यही हैबिट्स अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करनी है। बट इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। वो तो सादा पानी पीने को भी तैयार नहीं होता। ऐसे ही कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ चाइल्ड हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर महविश नादिर मौजूद हैं विद ओवर 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। But before moving towards Mahwish Nadir, don't forget to subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महविश, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? डॉक्टर महविश, आपकी बचपन की समर मेमोरी क्या है? समर वेकेशंस होना, जून जुलाई की छुट्टियाँ होना, बहुत सारे आम खाना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैंगो लवर हूँ और कज़न्स के साथ खेलना। स्कूल की छुट्टियों में मेरे कज़न्स आते थे कराची एंड बस कज़न्स के साथ खेलते रहना पूरी दोपहर में, शाम में, रात में और बस बहुत सारे मज़े करना छुट्टियों में। और उन मज़ों के पीछे बीमारी? समहाउ हो जाते थे बीमार फिर रिकवर भी हो जाते थे। सो बीमारी कभी इतना बड़ा मसला रही नहीं। लेकिन हाँ, एन्जॉयमेंट एक बहुत अच्छी याद रही है जो बिल्कुल एक स्टिक हुई हुई है एंड आई स्टिल यूज्ड टू रिकॉल कि हमारे बचपन वाली गर्मियाँ बहुत अच्छी होती थी कराची की। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, बचपन में ये जो बीमारियों वाला क्वेश्चन इसलिए कहा क्योंकि जब हम बच्चे थे तब हमें बीमारियों से फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन बीइंग अ मदर हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि आपका बच्चा बीमार है, आप उसको किस तरह से हैंडल करें, गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, सीज़न्स के अकॉर्डिंग उनको किस तरह से हैंडल करना है या उनकी बीमारियों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह सिम्पटम्स को आइडेंटिफ़ाई करना है। मेरे ख़्याल से तो वो जो है ना पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है फ्रॉम असल में बीइंग सिक रोल स्विच होने की स्विच हो वजह गए। से अब जो है वो अब गर्मियों की मेमोरी में पानी का बार-बार उबालना, बच्चों का बार-बार बीमार होना, स्किन प्रोटेक्शन, कपड़े चेंज, बार-बार कपड़े चेंज, पसीना, गर्मी, ये वाली चीज़ अब जाके मेमोरी में आ गई है बिकॉज़ रोल स्विच हो गए। पहले हम बच्चे होते थे, ये सारी परेशानियाँ हमारी मदर्स उठाती थीं एंड अब हम खुद मदर्स हैं तो फिर इस वजह से अब हमारे दिमाग में डायरिया, वॉमिटिंग, गर्मी, पसीना, प्रॉब्लम्स, बाकी चीज़ें ज़्यादा आती हैं गर्मी को सोच के। सो आई थिंक सो कि ये रोल शिफ्ट है जिसकी वजह से अब गर्मियाँ ज़्यादा परेशान करती हैं एज़ हुँ। कम्पेयर टू पहले। अच्छा, आपने डायरिया की बात की तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि मतलब ये गर्मियों का सीज़न जैसे ही स्टार्ट होता है, डायरिया, डिहाइड्रेशन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, बिल्कुल। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हुँ। यूजुअली भी हो रहे होते हैं बच्चों को, बट इस सीज़न में एकदम से जो स्पाइक आता है इन सारे इन्फेक्शंस में, साथ-साथ वो स्किन ज़्यादा हो जाता इन्फेक्शंस है। बढ़ जाते हैं, सीज़नल एलर्जीज़ हैं। अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना है या अगर डायरिया है तो उसको डायरिया आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, एग्ज़ैक्टली। डिहाइड्रेशन है तो उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि ये सीज़नल एलर्जी है या स्किन इन्फेक्शन इसको गर्मी की वजह से हो रहा है या किसी फूड या फ्रूट की वजह से हो रहा है। हुँ। सो व्हाट इज़ योर टेक अबाउट दैट कि बीइंग अ पेरेंट आप इसे हुँ। कैसे देखते हैं? अच्छा बीइंग अ पेरेंट एंड अ पीडियाट्रिशियन जो चीज़ें मुझे गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं एज़ इन बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं डायरिया से। हुँ। वॉमिटिंग, डायरिया, हीट स्ट्रोक, गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाना, स्किन इन्फेक्शंस जिसमें एक्ज़िमा है, पसीना जितना ज़्यादा स्टे करता है उतनी ज़्यादा इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस स्किन के ज़्यादा आते हैं गर्मियों में। इसके साथ-साथ कुछ वो बीमारियाँ जो एक क्रॉनिक इलनेस जिसको हम कहते हैं मतलब एक लंबे अरसे चलने वाले कुछ सिम्पटम्स फॉर एग्ज़ाम्पल जिन बच्चों अगर कोई बच्चा ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें कोई झटके
लगते हैं, फॉर एग्जांपल सीजर कोई डिसऑर्डर है, इस तरह की चीज़ों में गर्मियों में ये वाले प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल अप्रोप्रिएटली ना रखा जाए। इसी तरह से सबसे ज़्यादा वरीसम चीज़ डायरिया और वॉमिटिंग है, जिसमें अब वो किसी वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फूड पॉइज़निंग्स की वजह से हो जाती है। असल प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ पे बच्चा किसी और वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वायरल इलनेस की वजह से, स्पेशली जो टॉडलर एज होती है जिसमें बच्चे उठा के मुँह में डाल रहे होते हैं चीज़ें, डायरिया का ऑन एंड ऑफ शिकार हो रहे होते हैं, या नया खाना इंट्रोड्यूस करते हैं और उसमें टॉडलर्स डायरिया का शिकार हो रहे होते हैं, एंड सेम टाइम पे गर्मियों का मौसम होता है जहाँ पे हम फूड पॉइज़निंग्स और बाकी चीज़ें होती हैं। इस टाइम पर पेरेंट्स के लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ़ एक वायरल सा डायरिया है या ये प्रॉपर फूड पॉइज़निंग हो गई है बच्चे को। तो दैट इज़ आई पर्सनली थिंक सो, मेरे पेशेंट्स के पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इस कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि ये सिर्फ़ ठीक हो जाएगा अभी, या ये नहीं ठीक होगा एंड वी नीड टू ट्रीट इट। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्पेशली गर्मियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आपने स्किन इन्फेक्शंस की जैसे बात की, तो टीनिया वर्सिकुलर है जो एक स्किन इन्फेक्शन है। बिल्कुल, बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आई नो दिस टर्मिनोलॉजी, बीइंग अ पेडियाट्रिशियन यू नो दिस टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल। बट पेरेंट्स को नहीं पता होता, आम इंसान को नहीं पता जिसने मेडिकल नहीं पढ़ा हुआ। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि पसीने की वजह से जो है आपके स्किन पे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं और उनमें हुँ, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है। बिल्कुल। हम जो है उनको कब समटाइम्स पेरेंट्स कह देते हैं किसी इंसेक्ट बाइट की वजह से ये हुँ। इन्फेक्शन हो रहा है, या कहते हैं कि सीज़नल एलर्जी है, स्किन का वक़्त मतलब पता है उन्हें कि गर्मियों कोई में हो रहा प्रॉब्लम है, है, कोई एग्ज़ैक्टली, कि प्रॉब्लम है जो ये आइडिया होता है कि देयर इज़ समथिंग। एग्ज़ैक्टली कि सीज़नल है, बट उसे आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। सो हाउ हाउ इम्पोर्टेंट और हाउ लिंक्ड इट इज़ विद द डिहाइड्रेशन। जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्पोर्टेंट, तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस फॉर्म में ले मतलब लें या वो आइडेंटिफ़ाई कैसे करें कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हो रहा है या डिहाइड्रेशन की अच्छा, वजह से जो है? इन्फेक्शंस है ना, इन्फेक्शंस डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत कम ऐसा है कि इन्फेक्शंस हों, बट जो असल इन्फेक्शन का कॉज़ है गर्मियों के टाइम पर, वो बच्चों का पसीना रुकना, स्किन का एक कंटेमिनेशन होना, गंदे होना, उस पे बैक्टीरियाज़ और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा स्टे करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीनिया वर्सिकलर है, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि छोटे-छोटे से स्पॉट्स बनते हैं विद द रिंग लीजन्स, और ये एक टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन है। ठीक है? इसी तरह से मल्टीपल स्किन फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें व्हाइट कलर के छोटे-छोटे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, और हमारी सोसाइटी में उसको ये समझा जाता है कि ये बच्चे की कैल्शियम कम हो गए हैं, इस वजह से ये जगह व्हाइट हो रही है। बट एक्चुअली उस चीज़ को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो व्हाइट पैच बना है वो किस वजह से बना है। ये सिर्फ़ स्किन की कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बनता है। कुछ स्किन के अपने ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स कहते हैं, बट वो एक्चुअली स्किन की अपनी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। या फिर ये स्किन का कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है जिसको ट्रीट होने की ज़रूरत है, ठीक है? बट देयर इज़ नो साइंटिफिक बैकग्राउंड कि जो व्हाइट पैच पड़ गया है बच्चे के गाल पे, कोई धब्बे पड़े हुए हैं व्हाइट कलर के, वो कैल्शियम की कमी है। देयर इज़ नो साइंटिफिक बैकग्राउंड फॉर दैट, ठीक है? अच्छा, योर क्वेश्चन कि जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हमें इन्फेक्शन पे कैसे प्रोन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट हमें खुद डिहाइड्रेट करते हैं, इम्यूनिटी को लोअर डाउन कर देते हैं, ठीक है? वो एक रिस्क फैक्टर होता है जहाँ हम बहुत आसानी से इन्फेक्शंस कैच कर सकते हैं। डायरेक्टली दे बोथ आर नॉट लिंक्ड, बट येस, इम्यूनिटी को सप्रेस करने की वजह से, इम्यूनिटी डाउन करने की वजह से इन्फेक्शन से बच्चे प्रोन हो जाते हैं। वो छोटी-सी भी कोई चीज़ होगी उनको लग जाएगी। घर में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक बंदा इन्फेक्ट हुआ है, उस बंदे से बच्चे को बहुत आराम से कैच हो जाएगी। और स्किन प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा इशू ही ये है कि जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत ईज़िली एक बंदे से अगले बंदे को लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कपड़ों की शेयरिंग से, तौलिया शेयर करने से, बेडशीट, तकिए और बहुत सारे फैब्रिक जो है वो इन कॉन्टैक्ट आ रहे होते हैं मल्टीपल लोगों के सेम हाउसहोल्ड में। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये गर्मियों में एक बहुत स्पेसिफिक इशू है जो एक जनरल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है कि हम स्किन इन्फेक्शंस को, कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, जब तक वो स्प्रेड नहीं करे या बाकी सब लोगों को बॉदर ना कर रहा हो, वो यूजुअली पिक नहीं हो पाता। और यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स ना, कंप्लेन उनकी सेम होती है कि बच्चे में कैल्शियम की कमी हो गई है, बच्चा ज़्यादा थक रहा है, इस वजह से हम बच्चे को लेकर आए हैं कैल्शियम के लिए। लेकिन एक्चुअली वो कैल्शियम की कमी नहीं होती, दैट इज़ समथिंग एल्स। सो ये एक अवेयरनेस होनी लोगों में बहुत ज़रूरी है कि व्हेन टू अप्रोच अ डॉक्टर, कब डॉक्टर के पास जाना है, कब डॉक्टर के पास नहीं जाना, और कब बहुत अर्जेंटली जाना है। सो आई थिंक सो इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अब जैसे आपने कहा कि मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होता है, और भी जैसे डायरिया, हुँ, डिहाइड्रेशन जिनकी हमने बात की पहले, वो सब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी मतलब मेंटेन रखना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन नहीं होंगे तो डेथ कॉजेज़ भी केसेस भी बिल्कुल। हमारे पास बहुत ज़्यादा थे। जैसे 2024 के हमारे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादातर जो डेथ केसेस हुए हैं बच्चों में, वो डायरिया और डिहाइड्रेशन की वजह से हुए हैं। बिल्कुल।
तो इसमें जो है हम बहुत ज़्यादा जब बच्चों को डायरिया होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाती है कि टीथिंग हो रही है बच्चे की तो इस वजह से उसको डायरिया हो रहा है और हम 3 दिन तक उसे घर में रखते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि विद इन फ्यू आवर्स मतलब किड्स पास आउट जो केसेस रिपोर्ट के मुताबिक। बिल्कुल। तो इन सारी सिचुएशन में बीइंग अ पेरेंट हम कैसे जज करें उन सिम्टम्स को? दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज़ में से है जहाँ पे बच्चों में मेजर कॉजेज़ ऑफ डेथ्स में निमोनिया और डायरिया वाले प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हैं स्टिल। स्पेशली फॉर डायरिया, अगर हम स्पेसिफिकली डायरिया के लिए बात करें ना, डायरिया के डायरिया से बच्चों की बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने की, डेथ्स के बहुत स्पेसिफिक रीज़न्स हैं। या तो डायरिया की वजह से बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट्स हम उन नमकियात को कहते हैं जो हमारे खून में मौजूद होती हैं, हमारे बहुत एसेंशियल फंक्शंस को मेंटेन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल का ठीक तरह से धड़कना, दिमाग का ठीक तरह से चलना, हमारे ब्लड के प्रेशर को बहुत अच्छा मेंटेन करना, हमारी किडनी के फंक्शंस को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के फंक्शन का पार्ट हैं। जिस चीज़ को हम इलेक्ट्रोलाइट्स हम जिसको एक कॉमनली रेफ़र करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? हमारी कॉमन ज़ुबान में नमकियात। ये ख़राब हो जाना, आइदर इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना, या फिर पानी की कमी। पानी की कमी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने बच्चों में देखनी है। डायरिया के ट्रीटमेंट का सबसे बेसिक जो फाउंडेशन मैं कहूँगी वो डिहाइड्रेशन है, ठीक है? डिहाइड्रेशन को सही तरीके से करेक्ट होने की ज़रूरत है, सही तरीके से उसका इलाज होने की ज़रूरत है ताकि हम बच्चे को बचा सकें। जैसे आपने बात की कि हम हर चीज़ बच्चे की बीमारी को देख के हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, किस टाइम पे हमने रिएक्ट करना है, किस टाइम पे हमने रिएक्ट नहीं करना। तो बच्चे की बीमारी से रिलेटेड कुछ खुसूसी साइन्स हैं जो हर वालिदैन को पता होने चाहिए ताकि बच्चे को सही वक़्त पे पिक किया जा सके कि बच्चे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने की ज़रूरत है, या हमारे पास टाइम है, हम इंतज़ार कर सकते हैं। ये बात मैं बहुत खुसूसी तौर पे उन वालिदैन के लिए बताना चाहूँगी जो बहुत बड़े शहरों में नहीं रहते या जिनके लिए बहुत आसान नहीं है हॉस्पिटल तक जाना या बच्चों के इमरजेंसी रूम्स तक जाना, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ हमारे पास बड़े शहरों में तो मौजूद हैं। लेकिन जो हमारे देही इलाके हैं, जो हमारे गाँव का पोर्शन है, जो हमारे शहर के दूर-दराज़ इलाके हैं, वहाँ पर ये चीज़ मुश्किल हो जाती है वालिदैन के लिए। इसके अलावा हर बार घरों में ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि वालिदैन बच्चों को उठा के फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल जा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ घर में अकेली है और उस वक़्त बच्चे को कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो उसके पास फ़ौरी तौर पे सॉल्यूशन मौजूद होना चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पे अपने बच्चे के लिए क्या करे। उसको सुबह से रात होने का इंतज़ार या रात से सुबह होने का इंतज़ार ना करना पड़े। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे लोगों को मालूम होनी चाहिए। कौन से ऐसे डेंजर साइंस हैं जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए? क्योंकि जब हमें अवेयरनेस नहीं होती, हमें पता नहीं होता तो हम हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा कंपोज़्ड हो जाते हैं कि बिल्कुल। ये इस वजह से है, ये इस वजह से है। बट व्हाट आर द स्पेसिफिक डेंजर साइंस? ये बात आपने बहुत अच्छी की कि डेंजर साइंस क्या हैं जो हमें पता होने चाहिए कि किस टाइम पे बच्चे के लिए हमने फ़ौरी तौर पे रिएक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने से छोटे हर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो बार-बार वॉमिटिंग हो, एक वॉमिटिंग होने के बाद अगली वॉमिटिंग फ़ौरन हो जाना, ये वो डेंजर साइंस हैं जिसमें 3 महीने से छोटे बच्चे का कोई पे भी हमने घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना अनलेस अंटिल हमें कोई डॉक्टर बता रहा हो या कोई पीडियाट्रिशियन बता रहा हो। अदरवाइज़ हमने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है फ़ौरी तौर पे। 3 महीने से ऊपर बड़े बच्चों में हमने कुछ स्पेसिफ़िक 4-5 साइन्स हैं जो देखने हैं, जिसमें डायरिया होना, बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन, बहुत वाटरी मोशंस होना स्टार्ट हो जाना, बच्चे को बार-बार वॉमिटिंग होना, इतनी वॉमिटिंग कि बच्चा कुछ भी खा ना पा रहा हो, कोई भी चीज़ खाना और पीना कर रहा हो, चाहे वो दूध हो, पानी हो, बच्चे के पेट में कोई चीज़ स्टे ना कर रही हो और बार-बार वॉमिटिंग हो। इसको हम पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग कहते हैं, ठीक है? कि बच्चे ने कुछ भी खाया या कुछ भी पिया, बच्चे ने वो फ़ौरी तौर पे निकाल दिया। बच्चे का फ़ीवर 100 से ऊपर हो रहा हो या जिसको हम 38 डिग्री सेंटीग्रेड में जब लेते हैं तो फ़ारेनहाइट में, अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसी तरह बच्चे को बच्चा अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से, आपने देखा बच्चा आज सुस्त हो रहा है, ठीक है? या बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है अपने नॉर्मल रूटीन से हट के। वो कुछ डेंजर साइंस हैं जिनमें हमने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा कुछ मैं डिहाइड्रेशन के पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूँगी जो स्पेसिफ़िक हैं गर्मियों के मुतालिक। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बच्चे का बार-बार पानी पीना या बच्चे का बिल्कुल पानी ना पीना।
बच्चे का यूरिन आउटपुट ना, यूरिन बच्चे का दिखना सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है, जो एक माँ के लिए, एक घर में रहने वाले आदमी के लिए सबसे आसान तरीका है ये देखने का कि मेरा बच्चा डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा। यूरिन अगर बच्चे का नॉर्मल जो डायपर पहनने वाले बच्चे होते हैं, 5 से 6 डायपर्स अगर बच्चा एक दिन में गीले नहीं कर रहा, बच्चा अगर बच्चे के यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो में कन्वर्ट हुआ हुआ है और लगातार 2 यूरिन ऐसे हुए हैं जो डार्क येलो कलर के हैं, उसको देखना। इसके अलावा मुँह के अंदर की जो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ुबान का एरिया एक नॉर्मल तरीका होता है देखने का, अदरवाइज़ मुँह का पूरा एरिया देखा जा सकता है, वो खुश्क होना, बच्चे की ओके। आँखें अंदर की तरफ जाना, या आँखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नॉर्मल शाइन करती हुई मिलती हैं ना, सही। इसमें ड्राइनेस रेडनेस। आना, या आपने देखा कि बच्चे के आँसू कम बन रहे हैं, ठीक है? ये वो कुछ साइन्स हैं जो डेंजर साइन्स होते हैं, जो डिहाइड्रेशन के साइन्स होते हैं। इन साइन्स को पिक करते ही अगर आपने इनमें से कोई भी साइन पिक किया, आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। अब आइदर आप बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाएँ जाएँ या आप बच्चे को टेली हेल्थ के थ्रू एक डॉक्टर को दिखा रहे हो। इन दोनों सूरतों में आपने बच्चे को लाज़मी तौर पे एक डॉक्टर से मशवरा करना है। डॉक्टर इस टाइम पे सबसे बेहतर जज होगा ये देखने का कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है या नहीं। अगर डिहाइड्रेटेड है तो क्या हम बच्चे को मुँह से देने वाले कोई फ्लूइड्स दे सकते हैं ट्रीट करने के लिए या नहीं, या हमने बच्चे को कोई ड्रिप्स लगानी है, ठीक है? ये सारे सही। ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो हम बच्चे को देखकर, बच्चे को असेस करके ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे के लिए किस ट्रीटमेंट मॉडल की तरफ जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर, आपने टेली हेल्थ की यहाँ पे बात की, तो विल टेली हेल्थ बी अ गुड ऑप्शन टू जज और आइडेंटिफाई कि मतलब ये इमरजेंसी केस है या नहीं? हुँ। इज़ इट अ गुड ऑप्शन फॉर दैट? आई पर्सनली थिंक सो इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, ठीक है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एज़ यू सेड कि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है? अंडर डेवलप्ड कंट्री तो हम हैं, बट हम उससे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड सिचुएशन हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की है। हमारे पास डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत ख़राब है, ठीक है? हमारे पास डॉक्टर्स बहुत कम और मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ऐसी सूरत में इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए टेली हेल्थ एक बहुत अच्छा रास्ता है। टेली हेल्थ कुछ सूरतों में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कन्फ्यूज़न का शिकार हैं एज़ अ पेरेंट, जहाँ पे आपने डिस्कस करना है कि मैं अपने बच्चे को क्या ट्रीटमेंट इस दफ़ा दे सकती हूँ, मुझे हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत है या नहीं है? वो सारे लोग जो मेन सिटीज़ से दूर रहते हैं, इवन जो मेन सिटीज़ में भी रहते हैं, और फ़ौरी तौर पे किसी से डिस्कस करना, किसी से पूछना पॉसिबल नहीं है, किसी से मेरी मुराद है डॉक्टर, ठीक है? किसी से, अब चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो या आप स्पेशलाइज़ अगर सोचें तो आप पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। टेली हेल्थ एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मुझे लगता है कि टेली हेल्थ लोगों को बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने ही कुछ पेशेंट्स की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो एक पेशेंट जो मुझे स्टिल याद है कि वो किसी पंजाब के किसी पेरिफेरी एरिया से वो बच्चा बिलॉन्ग करता था, और बच्चे पेरेंट की सिर्फ कंप्लेन ये थी कि बच्चा खेल नहीं रहा, कुछ अरसे से बच्चा खेल नहीं रहा। लेकिन जब मैंने उसको टेली हेल्थ पे असेस किया और वैसे ही मैंने कैजुअली एक रिपोर्ट मांगी फादर से, उसके फादर थे मेरे साथ लाइन पे। तो बच्चे का हीमोग्लोबिन था अनफॉर्चुनेटली 5.8, और ये वो हीमोग्लोबिन है जिस पे हमने फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल रश करवाना है, और बच्चा कई दिनों से सिम्पटम्स पूछने पे पता चला कि बच्चा कई दिनों से इस इश्यू का शिकार था, और बच्चा घर पे सिर्फ़ वालिदैन को लग रहा था बच्चा सिर्फ़ खेल नहीं रहा, और बिल्कुल सही लग रहा था क्योंकि बच्चा डेफ़िनिटली नहीं खेल रहा होगा। तो ये वो टाइम था जिस पे आई हैड टू टेल देम कि नहीं, ये चीज़ अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, हमने फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना है, एंड दे वेंट बैक, और उसके बाद उन्होंने मुझे नेक्स्ट फ़ॉलो-अप पे बताया कि ब्लड लग गया एंड एवरीथिंग वाज़ फाइन एंड नाउ द किड इज़ अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तो ये वो चीज़ है जिस तरह हम बच्चों को सेव कर सकते हैं पेरिफेरी, वो चीज़ें जो हमें एक बहुत माइनर सिम्पटम लग रहा होता है, लेकिन जब हम अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो वो एक मेजर प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से मेजर शहरों में रहने वाले भी बहुत सारे लोग जो फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल डॉक्टर विज़िट नहीं कर सकते, या मल्टीपल इश्यूज़ हैं, टाइम सेव करना, ट्रांसपोर्ट सेव करना, बाकी इश्यूज़, ये सारी चीज़ें टेली हेल्थ बेहतर डील कर लेती है, ठीक है? तो ऐसी सूरत में जहाँ डायरिया हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रही हो, कोई डिहाइड्रेशन, आपको शक हो कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है या नहीं, तो आप अपने टेली हेल्थ डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ पर इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है? वहाँ पे आई नेवर रिकमेंड टेली हेल्थ।
ठीक है? टेली हेल्थ का काम आपको गाइड करना, आपको उन चीज़ों का ट्रीटमेंट देना है जो नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी के हार्ट अटैक के सिम्पटम्स हों, वो फ़ौरी तौर पे डिस्कस कर सकता है कि सिम्पटम हैं हार्ट अटैक या नहीं। लेकिन वो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट टेली हेल्थ कर देगा। ये वो टाइम है जिसमें हमने हॉस्पिटल रश करना है। इसी तरह कोई सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल रश करना है। बाकी चीज़ों पे टाइम उस टाइम पे ना टाइम बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो ये चीज़ है जो इमरजेंसी सिचुएशन में टेली हेल्थ सिर्फ़ आपको ये बता सकता है कि आपने फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना है जहाँ आप क्वेरी का शिकार होते हैं। लेकिन इमरजेंसी का ट्रीटमेंट हम टेली हेल्थ पे नहीं कर सकते। बट टेली हेल्थ में बाकी जितने अर्जेंट सिचुएशन है, काउंसलिंग्स हैं, कुछ डिस्कस करना है आपने डॉक्टर के साथ, या आप प्लस माइनस हैं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है, नहीं हो रही है, वॉमिटिंग सेटल हो रही है, नहीं हो रही है, या इन्फेक्शंस हैं मौजूद या नहीं है, मुझे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो आप अपने स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने क्या ट्रीटमेंट देना है, और स्पेशलिस्ट वो सबसे बेस्ट पर्सन होगा जो ये डिसाइड कर सकता है कि आपको ओपीडी की ज़रूरत है या आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। जो ओपीडी की चीज़ें होंगी वो टेली हेल्थ डील करता है। अदरवाइज़ जो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे डॉक्टर आपको ईज़िली रेफ़र कर सकता है हॉस्पिटल की तरफ पे। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हाइलाइटेड। क्योंकि पाकिस्तान में ना सिचुएशन हेल्थ केयर के हिसाब से इट्स नॉट दैट गुड। तो आपके पास हर जगह पे एक्सेस नहीं है डॉक्टर के फिज़िकल होने का। इसी तरह हर बार पेशेंट की अपनी सिचुएशन भी नहीं है डॉक्टर के पास फ़ौरी तौर पे जाने की। ये वो टाइम है जहाँ पे टेली हेल्थ वर्क्स बेस्ट। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने जो केस हाइलाइट किया अभी कि पेरेंट्स मतलब नोट कर रहे थे कि बच्चा जो है वो लेथार्जिक हो रहा है, वो रेस्ट मोड पे है, खेल नहीं रहा, एक्टिव हुँ। नहीं है। इन सिचुएशंस में बीइंग अ मदर, आपको नहीं लगता कि एक इंस्टिंक्ट आ रहा होता है हमें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट वो एक पीयर प्रेशर होता है सोसाइटी का, आपकी इमीडिएट फैमिली का, नो दैट्स फाइन, वो थक गया है, हुँ। वो आराम कर रहा है, या अगर टेम्परेचर भी है तो ये कहा जाता है कि मतलब इट इज़ नॉर्मल, अगर 3 दिन तक बुखार को देख लो, उसके बाद ले जाना हॉस्पिटल। तो ये पीयर प्रेशर का भी ना बहुत बड़ा रोल होता बिल्कुल, है बिल्कुल। हमें रोकने के लिए कि नो दैट इज़ मतलब देयर इज़ अ स्टॉप बैनर कि आप रुक जाएँ यहाँ पे, जबकि हमें पता होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अच्छा, इसके साथ ही अभी जैसे हम समर का ही टॉपिक चल रहा है, समर से रिलेटेड इन्फेक्शंस हुँ। डिस्कस हो रहे हैं, तो समर वेकेशंस आ रहे हैं और ट्रू। बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरेक्शंस बढ़ जाता है लोगों का, विज़िट करना बीचेस, स्विमिंग पूल्स और आउटडोर एक्टिविटीज़। तो बिल्कुल, इस सारे जो ये समर एक्टिविटीज़ हैं, इनमें जैसे पूल, स्विमिंग पूल्स जा रहे हैं, तो वहाँ से भी बहुत से इन्फेक्शंस वो और कैच कर लेते हैं। बिल्कुल। और हमें नहीं पता होता कि ऑब्वियसली कि हम हर एक को पकड़-पकड़ के नहीं पूछेंगे वेदर यू आर इन्फेक्टेड और नॉट, या आपको इन्फेक्शन है या नहीं, दैट इज़ वेरी मतलब बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हाँ। कर सकते आप। तो इन सारी कंडीशंस में हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि स्कॉचिंग हीट टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, हम पानी अगर ठंडा साथ लेके भी जा रहे हैं, तो ये भी कहा जाता है कि आप गर्मी में फ़ौरन से ठंडा पानी नहीं ले सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, जिस तरह अब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों की, जनरल इंटरेक्शंस भी, लोगों का आपस में मिलना भी, फिर वेकेशंस पे जाना, बीचेस पे जाना, ये सारी चीज़ें अगर हम कुछ बेसिक प्रोटेक्शंस को कर सकें तो बच्चे ना बहुत सेफ रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल खाने पीने की बहुत सेफ प्रैक्टिसेस जिसमें हम बहुत ज़्यादा जंक यूज़ ना कर रहे हों, या ऐसा खाना यूज़ ना कर रहे हों जिसके इन्फेक्ट होने का हमें डर हो। फॉर एग्जांपल वो खाना जो फ्रिज या फ्रीज़र के बाहर रखा हुआ है फॉर मोर देन 24 आवर्स, या जिसकी स्मेल चेंज हो गई है, कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से दूध को बिल्कुल पेस्चराइज़ फॉर्म में यूज़ किया जाए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितने भी कंज़्यूम करने हैं वो सारे वॉश होंगे। कोई भी फ्रूट ऐसा जो हम रोड साइड पे से लेकर, और प्री कट फूड्स जो स्टॉल्स पे अवेलेबल होता है, हमने वो अभी यूज़ नहीं करना है, स्पेशली गर्मियों में। क्योंकि जब ये जो फ्रूट कवर्स होते हैं, छिलके होते हैं फ्रूट्स के, वो कंटामिनेट हो सकते हैं विद बैक्टीरिया, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइफॉइड का होता है हमें, ठीक है? टाइफॉइड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन छोटे-छोटे और बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज़ हैं जो हमें मिल रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्पेसिफिकली खाने की प्रैक्टिसेस जिसमें हमने कोशिश, मैक्सिमम कोशिश हो कि जितना फ्रेश फूड हम बच्चे को दे सकते हैं, उतना ही फ्रेशली कुक्ड फूड हो बच्चे के लिए। कोई भी खाना ऐसा जो जिसमें हमें शक हो कि वो अंडर कुक्ड हो सकता है, स्पेशली मीट, गोश्त और चिकन और अंडे, ये वो चीज़ें हैं जिसको अंडर कुक्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता।
इसके साथ-साथ सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। यूवी इंडेक्स जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज़ या वो मुज़र सेहत सूरज की शुआएँ कहते हैं, जो बच्चे की स्किन को, बच्चे की हेल्थ को और हम सबकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसके कुछ स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 10 से 4 बजे का वो टाइम है जो यूवी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। यूवी इंडेक्स को जज करने का सबसे अच्छा तरीका मोबाइल फ़ोन, आजकल हर एक के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। मोबाइल फ़ोन की वेदर एप्लीकेशन में यूवी इंडेक्स के घंटे के हिसाब से आपको यूवी इंडेक्स पता चल रही होती है, कब हाई है, कब लो है। जनरली अगर मैं इसको एक जनरल टाइमिंग्स पे गाइड करूँ लोगों को, तो वो 10 से 4 बजे का टाइम है जिसमें सबसे हाईएस्ट होती हैं। तो अगर इस टाइम पर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाहर नहीं निकलें। अगर इस टाइम पे निकलना ज़रूरी है बच्चों के साथ, तो सनस्क्रीन का लाज़मी यूज़ करें बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर शेड्स यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए बच्चों के लिए, या आई प्रोटेक्शन ज़रूरी है जिसमें सनग्लासेस आ जाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मैं दूँगी सन ब्लॉक यूज़ करने पे बच्चों के। जितने भी बच्चे 1 साल से बड़े हैं उनको लाज़मी तौर पे सन ब्लॉक यूज़ करवाना चाहिए, जिससे बच्चे की स्किन, ऐसा सिर्फ़ नहीं है कि बच्चे का कलर प्रोटेक्ट होगा, ठीक है? बट बच्चे की स्किन को यूवी रेज़ से प्रोटेक्शन मिलेगी, बच्चे की स्किन डैमेज नहीं होगी। इसके साथ-साथ पानी का ख़्याल रखना। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं इस टाइम पे, तो ज़रूर वाटर बॉटल को बच्चे के साथ कैरी करें और उस वक़्त का इंतज़ार मत करें कि बच्चा आपसे पानी माँगेगा। बच्चों को हर 30 से 40 मिनट के बाद आपने पानी ऑफ़र करना है, ठीक है? चाहे बच्चा माँग रहा हो या ना माँग रहा हो। छोटे-छोटे सिप्स में पानी लेना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बजाए इसके कि हम बच्चे को 2 घंटे के बाद 2 ग्लास पानी पिला दें, ठीक है? वो बच्चे के लिए पीना भी मुश्किल है, आपके लिए पिलाना भी मुश्किल है और बच्चे का उस पानी को एब्ज़ॉर्ब करना भी मुश्किल है, ठीक है? छोटे-छोटे सिप्स में बार-बार पानी का यूज़ सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा क्लोथिंग पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए लाइट कलर, फुल स्लीव्स क्लोथ हो, क्योंकि हमने इंसेक्ट से भी बचाना है बच्चों को। फुल स्लीव्स, लाइट क्लोथ्स और 100% कॉटन को यूज़ करना सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेबल होता है इस सीज़न में। तो ये वो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिसको यूज़ करते हुए हम जनरली भी समर्स को बेहतर कर सकते हैं और स्पेसिफिकली समर वेकेशंस को बच्चों के लिए एक एन्जॉयबल मोमेंट बना सकते हैं, रादर देन कि हम फूड पॉइज़निंग की वजह से हॉस्पिटल विज़िट्स में ही घूमते रह जाएँ। सो स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा फ़ोकस हमें हाइड्रेशन, सनब्लॉक एंड बच्चों के डाइट पे रखना चाहिए। जितना फ्रेश खाना होगा, बच्चा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन से दूर रह सकेगा। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इन सब के बिल्कुल अपोजिट कर रहे होते हैं। जैसे ही समर्स आते हैं तो हर ब्रांड की भी प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है। वो शॉर्ट्स और हाफ स्लीव्स बच्चों के, सनस्क्रीन का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जब बिल्कुल। सनस्क्रीन हम एडल्ट्स लगा दें दैट इज़ इनफ फॉर अस, लेकिन बच्चों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि फ्रेश फूड्स लें, बट हम इतना ज़्यादा जो है वो फ्रोज़न आइटम्स की तरफ मूव हो गए हैं कि बाहर जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी पिकनिक के लिए भी हम जा रहे हैं तो वो नगेट्स हमने निकाले, फ्राई किया और एयर टाइट जार में रख दिए। बट हाँ, दिस इज़ व्हाट आई ऑब्ज़र्व कि जब तक हम किसी वेन्यू तक पहुँचते हैं कि वहाँ पे जाके पार्क में रेस्ट करें और बच्चे को वो निकाल के दें, आई डिड दिस एक्चुअली। हुँ, हुँ। तो वो जो है नगेट बहुत मॉइस्चर आ जाता है उन पे, तो आई फेल्ट दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम कि मतलब इसको हुँ, अब हम नहीं नहीं दे दे सकते। सकते। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर कोई जज कर सके या आइडेंटिफ़ाई करे इस चीज़ को। बिल्कुल। तो शुड वी मूव टुवर्ड्स द फ्रोज़न आइटम्स, मतलब उनको प्रेफ़र करना चाहिए जब हम बाहर जा रहे हैं किसी पिकनिक पे या किसी भी आउटडोर इवेंट पे, और नॉट, या ड्राई आइटम्स की तरफ मूव करें? मेरे हिसाब से ना ये वाली चीज़, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ना सेफ फूड प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व हुँ, करना ज़रूरी है। अब सेफ फूड प्रैक्टिसेस में क्या चीज़ आ जाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा फ्रेशली कुक्ड फूड हो जो कंप्लीटली कुक्ड हो इस सीज़न में, क्योंकि हुँ, इस टाइम पर ना बहुत सारे वो बैक्टीरियाज जो खाने के अंदर ग्रो हो सकते हैं, ये उनके लिए सबसे आइडियल मौसम है, ठीक है? इस टाइम पर कंप्लीटली कुक्ड फूड हो। आई आई वुड सजेस्ट कि जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, उनके लिए जो फ्रोज़न फूड्स हैं दैट दैट आर नॉट आइडियल। हुँ, 1 महीने से 1 साल से बड़े बच्चों के लिए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? 1 साल से बड़े बच्चों के लिए अगर फ्रोज़न आइटम यूज़ भी किया जा रहा है, तो फ्रोज़न आइटम को यूज़ करने की एक पूरी सेफ प्रैक्टिस गाइडलाइन है। तरीका ये होना चाहिए कि जब हमने खाना वो बनाए, सबसे पहली चीज़, फ्रोज़न फूड शुड बी, इट इज़ बेटर कि वो होममेड हो, ठीक हुँ, है? जब आपने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद उसको आइदर आप फ़ौरी तौर पे फ्रीज़ करें, अगर खाना गरम बना हुआ है, कोई ऐसा खाना है जो गरम है और आपने फ्रीज़र में आप नहीं डाल सकते, 1 घंटे के अंदर-अंदर उसको ठंडा करें एंड देन आप उसको फ़ौरी तौर पे फ्रीज़ करें। जब हम एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम उसको किचन काउंटर पे रखते हैं एंड देन वी डिसाइड टू फ्रीज़ इट, तो वो आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, देन यू कैन नॉट फ्रीज़ दिस।
उसके अलावा जब हम फ्रोज़न फूड यूज़ करें, फ्रोज़न फूड को थॉ करने का क्या तरीका है? अगर आप किचन काउंटर पे रख के उसको थॉ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है? ये वो चीज़ है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। फ्रीज़र का टेम्परेचर 0 डिग्री था और हमने उसको 33 या 40 डिग्री पे रख दिया काउंटर टॉप पे, तो बहुत आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो गई बैक्टीरियाज़ के ग्रो करने के लिए। आइडियल तरीका ये होता है कि अगर आपने कोई फ्रोज़न फूड बच्चे को देना है, तो आइडियली फ्रीज़र से निकल के वो रेफ्रिजरेटर में जाना चाहिए, जहाँ वो थॉ हो। अगर आपको बहुत जल्दी है, तो आप ठंडे पानी में उसको 30 मिनट्स के लिए थॉ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट ठंडे से निकालें और फ़ौरन एक खौलते हुए पानी में रखेंगे, वो जल्दी से थॉ हो जाएगी एंड देन आपने बच्चे को दे दिया। जैसे ही थॉ हो, विदिन 30 मिनट्स आपने उसको कुक कर लेना है और जब आप कुक करोगे, तो फुली कुक करोगे उसको। जब आपने उसको एयर टाइट जार में रखना है, तो आपने पहले वेट करना है कि वो नॉर्मल रेगुलर टेम्परेचर पे आए और आप उसको एयर एयर टाइट जार में रखें। विदिन 1 टू 2 आवर्स उसको आपने कंज़्यूम कर लेना है और वो दोबारा रेफ्रिजरेट या फ्रीज़ होने का चांस ख़त्म हो गया उसका। इसके अलावा एक जो सबसे आसान तरीका हमारे पास है जज करने का कि खाना सही है देना या नहीं। अगर खाने का कलर चेंज हो गया या खाने की स्मेल चेंज हो गई, तो आपने उसको फ़ौरन डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है? स्पेसिफ़िकली जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। 6 साल से छोटे बच्चों में फ्रोज़न फूड को जितना ज़्यादा रोक सकते हैं, उतना रोकना चाहिए। इसके अलावा फ्रोज़न फूड की जो टोटल ड्यूरेशन है जिसमें हम उसको कंज़्यूम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर से लेके 1 महीने तक का टाइम होता है जिसमें आपने लाज़मी उसको कंज़्यूम कर लेना हो। इस आप फ्रोज़न होने से लेके आपकी कंज़म्पशन तक, बीच का कोई टाइम ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें वो थोड़ी देर के लिए भी थॉ हुआ हो और आपने उसको रीफ्रीज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दुकान से खरीदा, आपने अपनी गाड़ी में रखा, वो थॉ हो गया उस गर्मी में। आपने लाके दोबारा फ्रीज़र में डाल दिया। तो ये एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, जो हम जनरली डे टू डे लाइफ़ में कर रहे होते हैं। इस चीज़ को हम नहीं कर सकते। ये वो टाइम है जब हम बैक्टीरिया को बहुत अच्छा एक मीडियम दे देते हैं ग्रो होने के लिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको इम्पोर्टेंट तरीके हैं जिसको यूज़ करने से हम थोड़ा-सा खाने को सेव कर सकते हैं और सबसे मेजर इश्यू जो फूड पॉइज़निंग का है, बच्चों को उससे बचा सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड पॉइंट दैट यू हाइलाइटेड, बहुत हेल्पफुल था बीइंग अ मदर बिल्कुल। मेरे लिए भी। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जैसे डिहाइड्रेशन बच्चे को है या नहीं है? गर्मियाँ हैं, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि स्वेटिंग उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। पानी लेने से जो है ना वो मना करें कि टेस्टलेस है, टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा उनको। ओआरएस दें तो वो भी उनको नहीं पसंद आ रहा होता। तो हम जो है ना एकदम से स्विच कर लेते हैं कि मतलब शुगरी जूसेस की तरफ हम चले जाते हैं, जो भी ब्रांड्स हमारे पास हुँ। अवेलेबल हैं। कि एटलीस्ट कुछ तो लेगा ना, तो इज़ इट गुड फॉर देयर हेल्थ और देयर इम्यूनिटी? अच्छा, इस सवाल पे आई जस्ट रिकॉल्ड वन पेशेंट आज सुबह ही एक मेरा पेशेंट था जो मुझे ये बता रहा था कि क्योंकि बच्चा पानी नहीं लेता रेगुलर तो हम बच्चे को सिर्फ़ एक मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी लेकिन सिर्फ़ एक शुगरी ड्रिंक देते हैं जो जिसके थ्रू हम बच्चे को हाइड्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चा पानी नहीं लेता। पहले मैं बात करूँगी कि बच्चे को हाइड्रेट कैसे करना है, उसके बाद फिर मैं इस पॉइंट पे भी आती हूँ। बच्चे को हाइड्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका पानी है। पानी का इस्तेमाल बच्चे के एज एप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने से छोटे बच्चे जो सिर्फ़ मिल्क पर होते हैं, उनको हाइड्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी कोई भी डायरिया की सिचुएशन डेवलप हो, हम बच्चे को डायरिया के बाद एक दफ़ा एक्स्ट्रा फ़ीड दे दें। आइदर वो मदर फ़ीड पे है, आइदर वो टॉप फ़ीड पे है। इन दोनों सूरतों में हम एक बार एक्स्ट्रा फ़ीड दे दें। 6 महीने से छोटे बच्चे में हमने पानी नहीं देना होता, ठीक है? छोटे बच्चे की किडनीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हाँ, वो पानी को डील कर सकें, ठीक है? जैसे ही हम बच्चे की ग़िज़ा स्टार्ट करवा देते हैं, सेमी सॉलिड डाइट कुछ बच्चे 5.5 महीने में शुरू करते हैं, कुछ 6 महीने में शुरू करते हैं। जैसे ही हम सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट करवा देते हैं, उसके फ़ौरन बाद हमने बच्चे को पानी शुरू करवाना है। उसके साथ-साथ और फ़ौरन बाद हमने पानी शुरू कराना है। जैसे ये एज रीच हो जाती है, इसके बाद हमने बच्चे को उम्र के हिसाब से पानी लाज़मी देना है, जितनी उस उम्र की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देने के तरीकों में पहली चीज़ डायरेक्टली पानी ऑफ़र किया जाए बच्चे को, बार-बार पानी ऑफ़र किया जाए, सिप्स की फ़ॉर्म में ऑफ़र किया जाए। अगला तरीका जिन फलों में पानी ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल तरबूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल खरबूज़े, ये वाली चीज़ हम बच्चे को ऑफ़र कर सकते हैं एक पानी के सोर्स के तौर पे भी। तीसरी चीज़ हम बच्चे को पानी फ्लेवर करके दे सकते हैं, लेकिन फ्लेवर करने से ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप बच्चे के पानी में जूस भर-भर के डालें और बच्चे को वो ऑफ़र कर दें, फिर वो पानी नहीं रहता, वो जूस च बन जाता है।
2 साल की एज तक हमने बच्चे को जूसेस नहीं देने, ठीक है? पैकेज जूस तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो हम घर में भी अगर कोई फ्रूट जूसेस बना रहे हैं, तो हमने बच्चे को दिन में 1 दफ़ा देना होता है, 1 दफ़ा से ज़्यादा हम नहीं जा सकते। वो भी छोटा वाला ग्लास जो 200 ml है, उससे ऊपर हम नहीं जा सकते, ठीक है? बट वो एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी टाइम पर दे भी रहे हो, तो आपने ऐसा नहीं करना कि हमने लाज़मी बच्चे को जूस पिलाना है। जूस के बजाय हमें बच्चे को लाज़मी दिन में 2 दफ़ा फल ज़रूर खिलाने हैं, ठीक है? अच्छा, पानी को फ्लेवर करने का क्या तरीका हो सकता है? अगर लोग बहुत कॉमनली ये पूछते हैं कि डॉक्टर हम पानी पिलाएँ कैसे बच्चे को? क्योंकि आपने तो जूस देने से मना कर दिया, ठीक है? बहुत सारे लोग कोई ना कोई शरबत ऐड करके बच्चे को देने की हुँ। कोशिश करते हैं और वो बिल्कुल एक शुगरी ड्रिंक हो जाती है। मेरे पेशेंट्स में जो चीज़ बहुत आसानी से काम करती है और इवन कभी-कभी मेरे बेटे के लिए भी काम कर जाती है ये चीज़, बिकॉज़ वो बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे फ्लेवर करके देना पड़े कोई चीज़, अदरवाइज़ यूजुअली अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ गुड विद द वाटर इनटेक। बट तरीका क्या होगा फ्लेवर करने का? आप फ्रूट जूसेस को, घर में बने हुए फ्रूट जूसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं रेशियो के हिसाब से। 1 लीटर पानी में आप 2 टेबल स्पून डाल के उसको सिर्फ़ फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। ओके। मकसद ये है कि पानी का टेस्ट बहुत माइल्ड चेंज हो, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ना हो, पानी का कलर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। कलर ऐसा होना चाहिए कि आप थ्रू एंड थ्रू बहुत ईज़िली देख सकें, बजाए इसके कि वो बहुत डार्क रेड कलर का हो जाए, ठीक है? सो ये कॉमन रेशियो है जो एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि अगर आप 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून डाल रहे हो तो बहुत काफ़ी होता है ये बच्चे की एक टेस्ट बड को सेंसिटाइज़ करने के लिए। अदरवाइज़ क्योंकि हम पूरा 1 लीटर नहीं जा रहे होते हैं, हम 500 एमएल तक रहते हैं। 500 एमएल में हम फ्रूट जूस को 1 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं घर का बना हुआ। या उसका एक आसान तरीका होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अंगूर लिया और उसको स्क्वीज़ कर दिया, उसके जूसेस डाल दिए। लेकिन जब हम पानी को फ्लेवर कर लेते हैं, उसको 24 घंटे के अंदर-अंदर हमने इस्तेमाल करके डिस्कार्ड करना होता है। अगर इस्तेमाल हो गया, नहीं हुआ तो हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। अदरवाइज़ वो पानी उस फ्रूट के फ्लेवर की वज़ह से ख़राब हो जाता है। ओके। ठीक है? तो सबसे अच्छा, आसान और इफ़ेक्टिव तरीका पानी को फ्लेवर करने का फ्रूट है, ठीक है? ये सारे फ्रूट जिसमें जूसेस मौजूद होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्पल जूस यूज़ कर सकते हैं, ग्रेप्स को यूज़ कर सकते हैं, मैंगोज़ का फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा-सा मैंगो यूज़ कर सकते हैं पानी को फ्लेवर करने का। लेकिन पानी का कलर ऐसा रहना चाहिए जिससे आप बहुत ईज़िली थ्रू एंड थ्रू देख सकें, बहुत डार्क टिंज नहीं आना चाहिए पानी में और पानी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अल्टर ना हो रहा हो। शुगरी ड्रिंक्स हमने क्यों नहीं देनी? फॉर एग्ज़ाम्पल लोग बोलते हैं कि डॉक्टर इतनी गर्मी हो रही है और हमने बच्चे को जूस हम क्यों नहीं दें जूस? एक कॉमन कॉन्सेप्ट भी है कि गर्मी हो रही है तो हम बच्चे को जूस ऑफ़र कर दें। द थिंग इज़ कि जो हम जूस देते हैं उसका शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे बॉडी का जितना पानी है उसको भी शुगर अपने साथ कैरी करते हुए किडनी के थ्रू यूरिन में पास आउट करवा देती है। एक लिमिटेड इनटेक करवाना, बच्चे का दिन में 1 दफ़ा जूसेस देना काफ़ी है, लेकिन उसके साथ-साथ पानी का इनटेक बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। जब हम पूरा दिन बच्चे को सिर्फ़ शुगरी ड्रिंक्स देते हैं, वो सारा पानी बच्चे के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी का। तो वो बजाए इसके कि वो बच्चे को रिहाइड्रेट कर रही हो, जिसकी हम कोशिश कर रहे थे, हम अनजाने तौर पे बच्चे को मज़ीद डिहाइड्रेट डी कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ हम उसके फ़ेवर में करना चाह रहे थे, वो उसके खिलाफ जा रही होती। सो ये वाली चीज़ें ना हमने नहीं करनी होती। एक ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन मिथ है हमारे सोसाइटी में, सो आई जस्ट वांट टू डीबस्ट इट कि शुगरी ड्रिंक्स वोंट हेल्प फॉर डिहाइड्रेशन। जितना एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शुगर बच्चे को चाहिए, वो बच्चे को ओआरएस के थ्रू मिल सकता है। तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं रहती है, हम ओवरली उसको शुगर इनटेक करवा रहे हो। अच्छा डॉक्टर ओआरएस हम मतलब वैसे भी जैसे सीज़न चेंज हो गया तो डेली रूटीन में दे सकते हैं बच्चों को यानी और साथ-साथ ये भी बताइएगा कि हम एक दिन में एक बच्चा एज के हिसाब से कितने एमएल वाटर इनटेक उसका मैंडेटरी है कि इतना एमएल वो ले वाटर? हुँ। अच्छा, दिस इज़ योर वेरी गुड क्वेश्चन कि पेरेंट्स अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं कि ओआरएस कितना ज़्यादा हमने देना है। ओआरएस के लिए बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं। ओआरएस हमने उस वक़्त देना है बच्चे को जब डायरिया हो रहा होगा, हर डायरिया के बाद हमने एक रिप्लेसमेंट के तौर पे लाज़मी पिलाना है बच्चे ओके। को, ठीक है? अदरवाइज़ जो रेगुलर बेसिस पे अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई हुँ। प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें डेली उसको लाज़मी नहीं है कि हम उसको ओआरएस दें। इन केस अगर कोई देना चाहता है ओआरएस या कोई ऐसा टाइम है जिसमें आप आउटडोर गए हुए हैं, कहीं बाहर हैं, आपको पता है सन एक्सपोज़र है, बच्चे को पसीना बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि पसीने में इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात लॉस होते हैं बच्चे के। उस टाइम पे आप दिन में 1 से 2 दफ़ा बच्चे को ओआरएस दे सकते हैं, बाकी रेगुलर पानी के साथ-साथ। अच्छा, योर सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, पानी कितना ज़्यादा देना चाहिए? हम ना अपने पास एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं कि कम से कम इतना तो लाज़मी पिए बच्चा। उसके ऊपर जितना पानी का इंटेक बच्चा करना चाहता है, वो अपनी प्यास के हिसाब से बिल्कुल कर सकता है। पानी का इंटेक ना बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है सीज़न से,
सीज़न क्या चल रहा है, बच्चे की बीमारी से बच्चा किसी बुखार का शिकार तो नहीं है, कोई वाटर लॉस तो नहीं हो रहा बच्चे का। इसके अलावा बच्चे की एक्टिविटीज़ है, बच्चा कितना ज़्यादा एक्टिव है, जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा उसका वाटर लॉस उसके पसीने से, उसकी हीट रिमूवल से, स्किन के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा होता है। सो बच्चों में 6 महीने से ऊपर का बच्चा जब आप खाना स्टार्ट करवा देते हैं बच्चे का, कम से कम आपने स्टार्ट करवाना है 3 टू 4 आउंसेस से। इसके ऊपर जब 1 ईयर की एज आ जाती है एटलीस्ट 6 टू 7 आउंसेस पर डे बच्चे का पानी का इंटेक होना चाहिए। इसी तरह 2 साल से ऊपर बच्चा जब जाता है 8 टू 10 आउंसेस उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इतना तो उसने हर सूरत में पीना है, चाहे गर्मियाँ हों, चाहे सर्दियाँ हों, बच्चा इंडोर हो, आउटडोर हो, एक्टिव है, नहीं है। इस बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने हमेशा पानी बढ़ाना है जब बच्चे को प्यास लग रही हो। अगर बच्चा बुखार का शिकार है तो डेफ़िनेटली उसको आपने 100 टू 200 एमएल लाज़मी इस रेंज से ऊपर आपकी मिनिमम रेंज शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह अगर बच्चा बाहर आउटडोर खेल रहा है तो आपने हर 30 से 40 मिनट के बाद बच्चे को आपने पानी ऑफ़र करना है, कम से कम 50 टू 100 एमएल वाटर आप हर 30 से 40 मिनट के बाद बच्चे को ऑफ़र कर रहे हो। टू कीप योर चाइल्ड वेल हाइड्रेटेड। ओके, दैट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। या आई होप वी ऑल विल फॉलो दैट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है बीइंग अ मदर, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, आप सबके लिए भी होगा मुझे पता है। गर्मियों में बच्चों की स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। बिल्कुल। वो मौसम चेंज हो रहा है, लाइट कपड़े भी पहना दिए लेकिन स्टिल जो है ना वो सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दैट, या व्हाट आर द बेस्ट फिजिकल प्रैक्टिसेस अच्छा, ये प्रैक्टिसेस वाली उनको? चीज़ तो ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं कि आपने पंखा चला दिया, एसी चला दिया हुँ। जो एक मतलब एक हम सबका एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस है कि हमने करना है और इट हेल्प्स ऑल्सो। लेकिन इस चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि जितना अच्छा थर्मोरेगुलेशन जिसको हम टेम्परेचर का रेगुलेट होना कहते हैं, उतना अच्छा हमारे अंदर नींद वाले हार्मोन्स अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। बाकी पंखा चलाना, एक अच्छी हीट रेगुलेट होना, वेंटिलेशन अच्छी हुँ। करना जहाँ पे हम एसी जहाँ पर नहीं अवेलेबल वहाँ पे एक क्रॉस वेंटिलेशन कराना, हवा एक साइड से दूसरी साइड पे गुज़र रही हो। इसके साथ-साथ बच्चे की लाइट क्लोथिंग हुई हुई हो। लाइट क्लोथिंग जब मैं बात करूँगी तो मैं स्पेसिफिकली क्योंकि पाकिस्तान में डेंगू, मलेरिया, मच्छरी वाली हुँ। चीज़ें भी बढ़ जाती हैं गर्मी के साथ-साथ। या तो इंसेक्ट रेपेलेंट यूज़ हुए हुए हों बॉडी पे जब 1 साल से छोटे बच्चों में जब हम नहीं यूज़ कर पाते, तो उनको सोते वक़्त हम फुल स्लीव्स और फुल ट्राउज़र्स वाली चीज़ कर सकेंगे। डेफ़िनेटली उस टाइम पे पेरेंट्स भी सो रहे होते हैं और हम इंसेक्ट्स देख नहीं पाते उस टाइम पे, ठीक है? इसके साथ-साथ बच्चों को अगर स्किन का टेम्परेचर रेगुलेट हम करवा दें ना, उसमें बच्चे की नींद के हार्मोन्स ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। उसका तरीका बच्चे को सोने से आधा पौना घंटा पहले बच्चे को नहला देना है। जैसे ही हम बच्चे को नहलाते हैं, बच्चे की स्किन का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। स्किन टेम्परेचर डाउन करके हम बच्चे को ज़्यादा ईज़िली सुला सकते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबली सुला सकते हैं। और जब क्रॉस वेंटिलेशन हो रही होगी तो बच्चे का एक स्किन का टेम्परेचर ऑलरेडी रेगुलेट हो रहा होगा। ये एक चीज़ है जो मैं पर्सनली अपने बेटे के लिए भी यूज़ करती हूँ। पर्सनली मैं अपने पेशेंट्स को भी गाइड करती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हों, तो सोने से पहले आप बच्चे को आधा पौना घंटा पहले आप बच्चे को नहलाकर सुला दें। तो ऐसे में क्योंकि ये चीज़ एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि जो नींद वाले हार्मोन जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, उसकी सिक्रीशंस बेहतर हो जाती हैं जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर अच्छी तरह रेगुलेट हो रहा हो। तो आई वुड सजेस्ट दैट टू ऑल कि उसको जब बच्चा ना सो रहा हो या जब बच्चा गर्मी की वजह से ना सो रहा हो, तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर यूज़ करें। उसके अलावा गर्मियों में बच्चों के कुछ स्पेसिफिक साइन्स देखना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने बॉडी रैशेज़ की वजह से, डायपर रैशेज़ की वजह से या स्किन के किसी इन्फेक्शन की वजह से बच्चा नहीं सो पा रहा है या उसकी स्लीप डिस्टर्ब्ड हो रही है। कुछ स्पेसिफिक साइन्स को देखना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हम इस चीज़ को सिर्फ़ सोच रहे हो कि बच्चा गर्मी से नहीं सो रहा है, लेकिन एक्चुअली कोई और डिज़ीज़ प्रोसेस चल रहा हो, तो उसको भी मेक श्योर करना ज़रूरी है। जाते-जाते एक और बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछती जाऊँगी। मेडिकल बॉक्सेस जैसे इमरजेंसी की हमने बात की थी पूरे कन्वर्सेशन में कि बिल्कुल। इमरजेंसी सिचुएशन में हम किस तरह से टेली हेल्थ के थ्रू हेल्प ले सकते हैं, कब हमें डॉक्टर के पास हुँ, अप्रोच करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास मेडिकल बॉक्स एक घर में होना मुझे लगता है कि बिल्कुल। ज़रूरी है, जो हमें पता हो कि किस सिचुएशन में, किस इमरजेंसी कंडीशन में कब हमें बच्चे को क्या मेडिसिन देनी है। सो उसकी कोई गाइडलाइन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमें जो हुँ। है वो हमारे डॉक्टर्स भी सजेस्ट नहीं करते कि आप रखें, यही बताया जाता है कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो आप हॉस्पिटल आ जाएँ। बट एज़ वी सेड कि मतलब हर वक़्त ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। सो व्हाट आर द थिंग्स वी शुड कीप इन दैट मेडिकल बॉक्स जो हर घर में होना लाज़मी है?
हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन कि क्योंकि मैं अब पिछले 2.5 साल से मेजरली टेली हेल्थ करती हूँ और वर्चुअल कंसल्टेशंस करती हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ चीज़ें बेसिक जो आपके पास उस वक़्त रेडी हों कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर ने आपको बताया कि आप ये चीज़ें यूज़ करो एंड आपके पास वो मौजूद हों, आपके पास कोई और एक्सेस अगर नहीं हो रहा तो। सबसे पहली चीज़ आपके पास टेली हेल्थ एक्सेस होना चाहिए, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे एक्सेस के तरीके हैं डॉक्टर को रीच आउट करने के। इसके अलावा आपके पास एक बॉक्स मौजूद होना चाहिए, स्पेशली जिन घरों में बच्चे मौजूद हैं, उनके एज एप्रोप्रिएट चीज़ों में मैं स्पेसिफिकली समर्स के लिए कहूँगी, अदरवाइज़ एक जनरल तो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट एज एन इमरजेंसी किट, बच्चों की इमरजेंसी किट इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग, बट आई विल फोकस ऑन द समर थिंग क्योंकि अब हम सब इस समर वाले टाइम से गुजरेंगे। ओआरएस ओआरएस के साशेज़ अवेलेबल होते हैं, वो उस वक़्त तक ख़राब नहीं होंगे जब तक आप उसको बनाओगे नहीं। ओआरएस के साशेज़ जो फ्लेवर बच्चा पीना चाहता है। अदरवाइज़ अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे ओआरएस भी अवेलेबल हैं जिनका कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई स्पेसिफ़िक फ्लेवर नहीं होता, जो ओआरएस का अपना टेस्ट है सिर्फ़ वो मौजूद होगा। उसके साथ-साथ बच्चों के लिए प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स में आपके पास नेचुरल प्रोबायोटिक्स का ऑप्शन होता है जो योगर्ट है। योगर्ट इज़ द बेस्ट प्रोबायोटिक, लेकिन हमारे पास कुछ सिंथेटिक प्रोबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं, जो आप मेडिकल स्टोर से एज़ एन ओवर द काउंटर बाय करके रख सकते हैं। बच्चों के लिए बुखार की दवा आपके पास हर वक़्त मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ-साथ थर्मोमीटर्स और आई वुड से स्किन के केयर की चीज़ें मौजूद हों, जिसमें बैंड-एड्स हो गए, स्किन स्प्रेज़ हो गए, जो एंटीसेप्टिक स्प्रेज़ होते हैं। इसके साथ-साथ कॉटन का एक एम्पल अमाउंट के अगर कोई ब्लीडिंग एपिसोड्स हैं, छुट्टियाँ होंगी, बच्चे शरारतें करेंगे, बहुत सारे फॉल्स होंगे, तो इन सूरतों में हमारे पास इस चीज़ को एक डील करने का तरीका होना चाहिए कि हमने ब्लीडिंग और ये चीज़ें किस तरह से हम रोक सकते हैं बच्चों की। इसके अलावा कुछ कूलिंग पैड्स अवेलेबल होते हैं। अगर बच्चों की स्किन किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, हमने कोई फ़ीवर की एपिसोड चल रही है, माइल्ड फ़ीवर अगर मौजूद है, तो हम कूलिंग पैड्स को यूज़ कर सकते हैं। या कूलिंग पैड्स हम पोर्टेबल क्योंकि कूलिंग पैड्स पोर्टेबल होते हैं, हमने बच्चे के सिर्फ स्टिक करने होते हैं। इसमें इसको एक बहुत अच्छे तरीके से हम रास्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बहुत लॉन्ग ट्रैवल जर्नी है, उस टाइम पर बच्चों के साथ आप लेकर जा सकते हैं रास्ते के लिए। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चे के लिए ज़रूरी है, वो हाइड्रेशन। हाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट। ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है इमरजेंसी रोकने का, कि उस इमरजेंसी किट को यूज़ भी ना करना पड़े आपको। सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है। आई होप इंशाल्लाह हम आपकी दी हुई इंशाल्लाह। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एंड आई होप कि आप लोग के लिए पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, स्पेशली समर सीज़न में जो हम मदर से स्ट्रगल कर रही होती हैं, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे होते हैं कि कब किस कंडीशन में हमें हॉस्पिटल जाना है, कब नहीं जाना, या क्या क्या चीज़ें हमारे पास घर में मौजूद हों। अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।